हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अंतिम अध्याय, आपकी बुक संख्या 8 का, जिसका नाम है निबंध लेखन, यानी कि ऐसे राइटिंग। ठीक है, तो बच्चों निबंध लेखन क्या होता है? ये जो अनुच्छेद लेखन है उसी का ये बड़ा भाई है, मतलब विस्तृत रूप जो होता है उसे हम निबंध लेखन कहते हैं। निबंध लेखन में हम सारी चीजों के ऊपर विचार करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जो ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उनके अकॉर्डिंग पैराग्राफ मतलब ऐसे क्या है, देखो। पद्य यदि कवियों की कसौटी है तो गद्य की कसौटी है निबंध। उन्होंने ये कहा है कि पद्य लेखन जो होता है, अगर वो कवियों की कसौटी है, जिनका कवियों की कह सकते हो, कवियों को यहाँ पे क्या किया जाता है, कवियों को यहाँ पे परखा जाता है कि किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से गद्य की कसौटी है निबंध। ठीक है, तो निबंध का अर्थ क्या होता है? भली प्रकार से बंधा हुआ, यानी कि बहुत अच्छे से जो आप लिखते हो, हर चीजों को लाइन बाय लाइन आप जब लिखोगे वही आपका निबंध लेखन होगा। ठीक है, इसलिए व्यक्ति अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से आसान भाषा में क्या करता है, व्यक्त करता है, उसी को हम निबंध कहते हैं। तो निबंध क्या होता है? निबंध का मतलब है कि जब आप अपने विचारों को एक क्रमबद्ध तरीके से बहुत ही आसान भाषा में व्यक्त करते हो, वही निबंध कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे निबंध लेखन देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको टॉपिक दिया जाएगा। और बच्चों एक चीज और, निबंध लेखन जो आपका होता है, ठीक है, इसमें आपकी भाषा बहुत ही इजी होनी चाहिए, ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो और पढ़ने वाले को भी आसानी हो। ठीक है, साथ ही साथ आप जो निबंध लिखोगे, तो निबंध आपका हमेशा 3 भागों में विभाजित होता है। पहला भाग प्रस्तावना है, जहां पे आप 3 से 4 लाइन में आप अपने विषय के बारे में बताएंगे कि आप किसके बारे में निबंध लिखने जा रहे हो। फिर आता है निबंध का मुख्य भाग। ठीक है, जहां पे आप अपने निबंध को बहुत अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, फिर चौथा मतलब माफ करना, तीसरा आता है आपका निष्कर्ष भाग, यानी कि कंक्लूजन पार्ट, जहां पे आपने निबंध में क्या लिखा है, उसका क्या निष्कर्ष आपका निकलता है, आप क्या सुझाव देना चाहोगे, इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार से एक निबंध लेखन आपका पूरा होता है। तो आइए उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कामकाजी नारी की समस्याएं। ठीक है, तो देखो, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। ठीक है, तो देखो, अगर आप देखेंगे तो आज की जो नारी है वो केवल दो दो मात्राओं का ही बोझ नहीं लादे है, बल्कि उसने अपने जीवन में अपने घर और बाहर दोनों को संभाल के रखा है, वो दोहरी जिम्मेदारी निभाती है। ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा की वजह से क्या हुआ है, नारी में भी जागृति आ चुकी है। ठीक है, बढ़ती महंगाई और पुरुष के बराबर दर्जा पाने की जो लालसा है, उसने क्या किया, उसने नौकरी करने के लिए नारियों को क्या किया, प्रेरित किया है। अगर आप युगों की दृष्टि से, युगों से आर्थिक दृष्टि से देखोगे, तो जो पहले स्त्रियां पुरुषों पर आश्रित रहती थी, अब वो स्वावलंबी होना चाहती हैं। ठीक है, उन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान सभी क्षेत्रों में क्या किया, अपनी प्रतिभा और अपनी शक्ति का परिचय दिया है। तो ये देखिए, ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल तोड़ना, सकल ताड़ना के अधिकारी। ठीक है, इसके अलावा हमारे संविधान में अब अगर आप देखेंगे तो पुरुष और स्त्री दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत होने पर इसको क्या किया है, स्त्रियों ने सिद्ध भी कर दिया है। वो एक कुशल गृहिणी तो है ही है, साथ ही साथ वो एक शिक्षिका भी है, और कल कारखानों की मालकिन भी है, और बहुत ही ऊंचे ऊंचे पदों पर ये बैठ के काम भी करती है। ठीक है, परंतु बच्चों ये काम इतना ज्यादा सरल नहीं है स्त्रियों के लिए। ठीक है, वो क्या करती है, दोहरी भूमिका निभाती है, वो घर की भी जिम्मेदारी उठाती है, बाहर की भी जिम्मेदारी उठाती है। ठीक है, इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल की समस्या भी सामने आ रही है। नौकरों के सहारे रहने की वजह से जो उनके बच्चे हैं वो अपनी माँ के सुख से क्या होते हैं, वंचित रह जाते हैं, जिसके लिए नारी ऑल टाइम खुद को ही दोषी मानती है। ठीक है, घर के बाहर और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ठीक है, जब तक समाज की मानसिकता में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कामकाजी नारी की समस्याओं का समाधान भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कामकाजी महिलाओं के ऊपर आप देख सकते हो निबंध। तो बच्चों, आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो आपकी शुरुआत वाली लाइन थी, आपका इंट्रो पार्ट था, बाकी आपका मुख्य भाग था, और अंत में आपने क्या किया है, निष्कर्ष निकाला है। तो होगा ना ये 3 भाग आपके निबंध के। ठीक है, अगला आता है आपका मेरा प्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो बच्चों ये मेरा प्रिय कवि नहीं होगा, ये होगा मेरे प्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त। तो अगर आप देखेंगे तो पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हैं, राम भक्त हैं, श्री रामचरण के सुपुत्र, राष्ट्रीय गौरव गाथा का गान करने वाले कविवर मैथिली शरण जो है, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने खड़ी बोली में, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखनी शुरू की थी। ठीक है, तो गुप्ता जी की प्रथम
गुप्ता जी की जो पहली किताब थी उसका नाम था भारत भारती में। भारत भारती में उन्होंने भारत देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य को बहुत अच्छे से चित्रित किया है। ठीक है, उन्होंने कहा था हम कौन है, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्या सभी। ठीक है, और अपनी जो पुस्तक है भारत भारती, इसके माध्यम से इन्होंने भारत की वाणी का प्रतिनिधित्व किया था। तो अगर आप कहेंगे तो इस प्रकार से स्वतंत्र भारत के वो प्रथम राष्ट्र कवि भी बनते हैं। इसके अलावा इन्होंने यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ, वध, साकेत जैसी बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिसमें उन्होंने भारत देश के गौरव का गान किया है। ठीक है, पौराणिक कथाओं का आधार बनाकर उपेक्षित नारी पात्रों जैसे कि यशोधरा, उर्मिला आदि के प्रति उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से क्या क्या सहानुभूति प्रकट की है। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप इनकी रचनाओं को पढ़ोगे ना, तो इनकी रचनाओं में आपको गांधीवादी विचारधारा भी स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, उन्होंने कहा था कवि का लक्ष्य केवल मनोरंजन ही नहीं होना चाहिए, अपितु इसके साथ साथ समाज कल्याण भी होना चाहिए। ठीक है, अब आप कंक्लूड करोगे, इनकी जो कविता की भाषा है बहुत ही ज्यादा सहज, सरल और प्रभावी युक्त है। ठीक है, इन्होंने अपनी कविता में छंदों का अलग अलग योजना, अलंकारों का बहुत ही सुंदर उपयोग इन्होंने किया है। ठीक है, 1964 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने प्रिय कवि के ऊपर लिख सकते हो। इसके बाद बच्चों ये देखिए सांप्रदायिकता अभिशाप, आप इस पर ये निबंध देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से लिख सकते हैं ये आप देखेंगे। इसके अलावा बच्चों जानलेवा महंगाई, आप इस पर भी ये निबंध देख सकते हैं। कैसे आप महंगाई के ऊपर कैसे एक महंगाई के ऊपर आप निबंध लिखेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं फिर सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है, आइए इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो मैंने बीच में छोड़े हैं बच्चों वो आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए सर्व शिक्षा अभियान का मतलब क्या है कि सृष्टि माफ करना, शिक्षा की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो भारत को जगत गुरु की संज्ञा दी गई है। ठीक है, हमारे भारत देश की भूमि पर ना हमेशा से ही प्रकाश फैला है और विश्व को इसने ज्ञान की ज्योति दी है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के बीच में अंग्रेजों के आने की वजह से भारत में जो शिक्षा पद्धति थी वो भी प्रभावित होती थी। ठीक है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि भारत के जो लोग हैं वो आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करें, क्योंकि अगर उन्हें शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। तो फलत क्या था, लॉर्ड मैकॉले ने भारतीयों को केवल और केवल क्लर्क और चपरासी बनने योग्य शिक्षा ही देने के अवसर प्रदान किए थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर आप एक मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की बात करते हो तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो आपकी शिक्षा करती है। शिक्षा को अनिवार्य बताया गया है। ठीक है, इसके अभाव में मनुष्य क्या करता है, अगर शिक्षा का ही अभाव हो जाएगा तो मनुष्य डेवलप नहीं कर पाएगा और ना ही वो समाज के विकास में कोई भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएगा। जिस देश के नागरिक ही शिक्षित नहीं होंगे बच्चों, तो वो क्या देश आपका कह सकते हो उन्नत होगा। ठीक है, क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनको ही सिर्फ और सिर्फ उचित अनुचित का भेद पता होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे जब स्वतंत्रता हमें मिल गई थी उसके बाद भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया था, जिसका मतलब क्या था, देश के छोटे बड़े सभी को अक्षर ज्ञान कराने के लिए व्यापक प्रयास किया जाए। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अपने अपने ढंग से बहुत ज्यादा क्या किया था, यहाँ पे प्रयास किया था। ठीक है, जैसे कि क्या क्या चीजें की गई, विद्यालयों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, रात्रि की पाठशालाएं भी चलाई गई, आंगनबाड़ी चलाया गया, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा क्या किया गया, अनिवार्य किया गया और निःशुल्क किया गया। ठीक है, ये कंपलसरी भी था और फ्री ऑफ कॉस्ट भी था। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने लाडली योजना भी शुरू की। ठीक है, इस योजना में जहाँ पे इस योजना से जो बेटियों के प्रति जो भेदभाव होता था उसे कम, मतलब वो हमें उस पर कमी आती हुई दिखाई दी। साथ ही साथ जो लड़कियां हैं अब वो पढ़ती भी हैं इस अभियान की वजह से। इस अभियान का बच्चों ये परिणाम निकलता है कि साक्षरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। स्वतंत्रता के समय इंडिया में जो लिटरेसी रेट था वो सिर्फ और सिर्फ 18.3 था। ठीक है, यानी इतनी बड़ी जनसंख्या में सिर्फ और सिर्फ 18.3% लोग ही पढ़े लिखे थे, पर आज के समय में वो 70% से भी ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा ये एक और आपका निबंध है जैसे कि लड़का लड़की एक समान। ठीक है, तो आप देखेंगे जो नर और नारी है ये क्या है, ये हमारे जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं। ठीक है, दोनों के ही सहयोग से आपके समाज का डेवलपमेंट होता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन फिर भी लड़का और लड़की में काफी भेदभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारत का जो इतिहास वो हमेशा से इस बात का साक्षी रहा है कि हमारे भारत देश में सीता, सावित्री, अनुसुईया, गार्गी, मैत्री, विद्योत्तमा, भारती जैसी बहुत सारी विदुषी नारियों ने यहाँ पे जन्म लिया है। ठीक है, हमारे समाज में तो मान्यता है ये कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब
ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो नर यदि बाहरी विपत्तियों से देश परिवार की रक्षा करता है तो नारी क्या करती है, नारी घर को घरेलू मुसीबतों से बचाती है। ठीक है। मध्यकाल में जो मुसलमान शासक थे, ठीक है, उनके आगमन से क्या होता है, पुरुषों का जो वर्चस्व था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। स्त्रियां क्या थी, वो घर की सीमा में ही कैद होकर रह गई थी और उनको शिक्षा से भी वंचित रखा जाता था, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन उनकी हालत और खराब होती चली गई, जो कि एक चिंता का विषय है। स्वतंत्रता के बाद इस संबंध में लोगों का दृष्टिकोण बदलता है, परिवर्तन आता है। आज जो नारियां हैं सुशिक्षित होकर आप देखोगे हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। ठीक है। शिक्षा के कारण उनमें जागरूकता भी आई है और प्राचीन अंधविश्वासों को तोड़कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आज परिस्थितियां बच्चों बिल्कुल बदल चुकी हैं। संविधान ने क्या किया है, संविधान के अनुसार जो लड़का और लड़की है बिल्कुल एक समान है। ठीक है। इसी की वजह से आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, लता मंगेशकर, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जैसी जो प्रख्यात नारियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने अपना योगदान दिया है। भले ही बच्चों संविधान में लड़का और लड़की, पुरुष नारी सबको एक समान माना जाता है, लेकिन आप जानते हो आज भी ना हमारे भारत के समाज में इनमें भेदभाव किया जाता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा भारत देश प्रगति करे तो सबसे पहले हमें अपने समाज के निर्माण में इक्वालिटी लानी होगी। ठीक है। इसके लिए लड़का और लड़की दोनों को समान महत्व देना होगा, तभी हमारा देश और समाज विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। ठीक है। अब अगला आपको टॉपिक दिया जाता है निबंध लिखने के लिए मोबाइल मोबाइल फोन का युग। अगर आपके पास ये टॉपिक है तो आप कैसे निबंध लिखेंगे इस पर। ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा आज का आधुनिक युग है, हमारी जीवन क्या हो चुकी है, एकदम तेज रफ्तार गाड़ी की तरह चल रही है। ठीक है। तो इसमें मोबाइल फोन क्या है, एक अनिवार्य अंग बन चुका है। ठीक है। हम चलते फिरते एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं, अपने साथ मोबाइल फोन को ले जा सकते हैं। ठीक है। तो मोबाइल फोन ने आज समय स्थान की दूरी को क्या किया, कम कर दिया है। आप कहीं पे भी रहो, किसी भी जगह पे रहो, चाहे अगर आप दफ्तर में बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, वहां पे बैठे बैठे आप अपने घर पे कॉल करके बात कर सकते हो। ठीक है। कारीगर इसकी सहायता से अपने काम पर जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा फोन से अगर आपको कोई काम करवाना है किसी से, आप उसको ये निर्देश दे सकते हो। तो इस तकनीक में अगर आप देखेंगे, मोबाइल फोन के तकनीक में नित्य विकास होता हुआ दिखाई देता है। अब रंगीन और कैमरे वाले मोबाइल फोन आ गए हैं जिनसे फोटो आप खींच सकते हो, संगीत सुन सकते हो इत्यादि। इसके अलावा कैलकुलेटर भी है इसमें, तो कैलकुलेटर होने की वजह से आप कहीं पे भी बैठकर हिसाब किताब कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आप इन पर फिल्में भी देख सकते हो। अगर आपको किसी के फोन की प्रतीक्षा है तो आप क्या कर सकते हो, घर पर फोन से चिपक कर, अब आपको बैठने की आवश्यकता नहीं है, लोग आपके मोबाइल पे कॉल कर लेंगे आपको। ठीक है। तो मोबाइल फोन इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है, आप इसका अनुमान इसी बात से लगा सकते हो कि केवल कुछ ही वर्षों में इसके उपभोक्ता, इनके जो उपभोक्ता है ना, इनकी संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। ठीक है। इतने ज्यादा मोबाइल फोन यूजर्स हैं। चाहे कोई उद्योगपति हो चाहे श्रमिक हो, आज सबके पास आपको मोबाइल फोन दिखाई देगा। इवन घर घर में, मतलब हर घर में हर एक देखेंगे हर एक सदस्य के पास अपना खुद का फोन होता है। ठीक है। मोबाइल कंपनियों में प्रतिस्पर्धा की होड़ मची हुई है। ठीक है। वो क्या करते हैं, वो ग्राहकों को लुभाने के लिए नई नई योजनाएं निकालते रहते हैं। तो बच्चों इस तरीके के प्रयोग से क्या हुआ है, इस तरीके के प्रयोग से इस तरीके के प्रयोग को देखते हुए आप कह सकते हो कि आज का युग मोबाइल फोन का युग हो चुका है। ठीक है। तो देखो, जलते दीपक के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटाए, उसकी ज्योतिर्मय किरणों से अपने मन की ज्योति जगाए। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है, जिसमें हम सभी लोगों ने निबंध लेखन कैसे आप कर सकते हो वो देखा है, साथ ही साथ बहुत सारे निबंधों के उदाहरण भी देखे हैं। ठीक है। तो बच्चों इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए और इसका अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। ठीक है। तो बच्चों हमारी ये कक्षा भी समाप्त होती है, साथ ही साथ आपकी पुस्तक संख्या 8 भी समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ बच्चों इस पुस्तक से आपको काफी ज्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो बच्चों अब हम मिलेंगे हमारी अगली कक्षा में आपकी नई पुस्तक और नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।